प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार वाजपेयी आज की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय के उपविषय इतिहास के तृतीय अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज के जो हमारे अध्ययन के बिंदु हैं वह है आधुनिक युग से पूर्व की स्थिति और दूसरा है 19वीं शताब्दी में विश्व की स्थिति, खास करके 1815 से लेकर और 1914 तक। बच्चों, आज के शिक्षण उद्देश्य हैं हमारे आधुनिक युग से पूर्व वैश्विक स्तर पर होने वाले व्यापारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक यात्राओं के विषय में हम अध्ययन कर सकेंगे। वस्तुओं, सेवाओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों के आदान प्रदान के विषय में भी हम अध्ययन कर सकेंगे। 19वीं शताब्दी में वैश्विक स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी कारकों से हुए बदलावों का अध्ययन भी हम लोग कर सकेंगे। बच्चों, अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि आधुनिक युग से पूर्व विश्व, आधुनिक युग किसे कहते हैं? बच्चों, 18वीं शताब्दी से पहले का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको हम आधुनिक युग से पहले की स्थिति को देखेंगे और उसके बाद की जो हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उसे हम 19वीं शताब्दी के रूप में देखेंगे। यह अध्याय भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण पर आधारित है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण क्या होता है? बच्चों, जब व्यक्तियों, वस्तुओं, सेवाओं, व्यापार, पूंजी का एक देश से दूसरे देश तक स्थानांतरण होने लगता है तो ऐसी स्थिति को हम वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के अंतर्गत एक देश से दूसरे देश तक न केवल वस्तुएं, मुद्रा, मूल्य, मान्यताएं, कौशल, विचार और आविष्कार जाते हैं, बल्कि हमारे साथ हमारी बीमारियां, कीटाणु और रोग भी जाया करते हैं। जी हाँ, जब हम कहीं जाते हैं दूसरे देश में तो जो भी हमारे साथ होगा हम उसको यथावत रूप से लेकर के चले जाते हैं। बच्चों, प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, तीर्थयात्री एवं धर्म प्रचारक विश्व में दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। 3000 ईसा पूर्व में हमारा जो सिंधु सभ्यता थी, भारत में बहुत बड़ी सभ्यता के रूप में इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। तो उस समय भी आप समझ लीजिए कि हमारे जो व्यापारिक और धार्मिक संबंध हैं वो विदेशों से हुआ करते थे। हम बहरीन और डिलमुन जैसी जगहों तक, मिस्र तक अपने देश से व्यापार किया करते थे। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि व्यापार हम कैसे करते होंगे उस समय? जी हाँ, यह एक चित्र हमने आपके लिए बनाया है जिसमें देखिए बहुत अधिक जल है और बहुत सी नौकाएं देखिए इसमें तैर रही हैं और बड़ी बस्ती बनी हुई है। बच्चों, यह एक बंदरगाह है जिसे लोथल बंदरगाह कहते हैं और यह भारत की सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। यहाँ से हम लोग, ये देखिए गोदीबाड़ा बंदरगाह को ही कहा जाता है और इससे हम पश्चिमी देशों से व्यापार किया करते थे। बच्चों, 4th शताब्दी ईसा पूर्व में मेगास्थनीज नाम के यूनानी राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे राजदूत बनकर के। इसी प्रकार चीनी यात्री फाहियान, आपको मालूम होगा कि फाहियान ने गुप्त वंश के समय भारत की यात्रा की थी और वेनसांग जो है वो महाराजा हर्ष के समय, जो कन्नौज के राजा थे, उनके समय इन्होंने भारत की यात्रा की। इसी क्रम में इत्सिंग भी भारत आए और ये सभी क्या थे? धार्मिक यात्री थे जो धर्म की शिक्षा लेने के लिए, खास करके बौद्ध धर्म की जानकारी लेने के लिए भारत आए थे। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में स्पेन निवासी कोलंबस ने नई दुनिया अमेरिका का पता लगाया। आज जिसे हम अमेरिका कहते हैं, इसे 15वीं शताब्दी तक कोई नहीं जानता था। तो उसकी खोज किसने की? कोलंबस ने की। इसी क्रम में जो पुर्तगाल निवासी था वास्को डी गामा, उसने 1498 में भारत की यात्रा की और केरल के कालीकट नामक समुद्री तट पर आकर के उतरा। बच्चों, इन सभी यात्रियों में आपने ध्यान दिया होगा कि ये धर्म प्रचारक भी हैं, ये व्यापारिक उद्देश्य से भी हैं और ये खोजी भी हैं। इसी प्रकार पूर्व में लोग रेशम मार्ग से पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान किया करते थे। ये मार्ग ईसा पूर्व से लेकर और 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा। अब आपके मन में होगा कि ये रेशम मार्ग क्या है? रेशम मार्ग एक अत्यंत प्राचीन मार्ग था जो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप एवं यूरोप महाद्वीप जैसे क्षेत्रों से जोड़ा करता था। एक चित्र है, इसके माध्यम से हम आपको स्पष्ट कर दें कि आप देखिए एक लाल चित्र बना हुआ है, ये आपका एशिया महाद्वीप है,
ये अरब की खाड़ी है, ये यूरोप है ऊपर, और नीचे अफ्रीका महाद्वीप है। तो जो लाल चित्र आप देख रहे होंगे वो रेशम मार्ग कहलाता था। नीचे जो नीले चित्र हैं ये समुद्री जल मार्ग हैं। तो इसके माध्यम से ये रेशम मार्ग क्यों कहते थे इसको, क्योंकि इस मार्ग से चीन से जो रेशम है वो पश्चिमी देशों में जाया करता था। बच्चों, बाद में इस मार्ग का प्रयोग भारतीय मसालों, अन्य सामान, सोना चांदी आदि के आवागमन हेतु किया जाने लगा। भारतीय जो मसाला है उसकी जो खपत है, मांग है, वो यूरोप में अत्यधिक हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि यूरोप में मांसाहार अधिक होता था और मांस को ज़्यादा दिन तक संजो करके रखने के लिए मसाले में उसका लेप किया जाता था, इसलिए वहाँ मांस की वजह से मसालों की मांग ज़्यादा थी। हमें मसाले के बदले में बहुत अधिक सोना और चांदी जैसी धातुएं मिल जाती थीं। बाद में विभिन्न धर्मोपदेशकों ने इसी मार्ग का प्रयोग किया। जैसे बौद्ध धर्म भारत से विभिन्न क्षेत्रों में इसी मार्ग के माध्यम से गया। बच्चों, एक प्रश्न है आपसे कि प्राचीन काल में लोग यात्राओं के लिए कौन कौन से मार्गों का प्रयोग करते थे? जी हाँ, मार्ग या तो थल मार्ग है, जल मार्ग है और वायु मार्ग है। लेकिन बच्चों, उस समय वायु मार्ग नहीं हुआ करता था। वायु मार्ग जब था नहीं तो जल मार्ग और थल मार्ग दोनों का प्रयोग हम किया करते थे। अभी हमने आपको बताया कि लोथल बंदरगाह जो हमारा था वो क्या था? संध्योकालीन बहुत बड़ा बंदरगाह था, तो वो जल मार्ग का एक उदाहरण है। बच्चों, भोजन की यात्रा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि भोजन ने यात्रा कैसे की। भोजन भी यात्रा करता है। इसमें हम पढ़ेंगे स्पैघेटी और आलू के विषय में। जैसे जैसे व्यापारी एक देश से दूसरे देश को आने जाने लगे तो उनके साथ उनका भोजन, उनका खान पान, उनका रहन सहन आदि भी जाने आने लगा। स्पैघेटी किसे कहते हैं? बच्चों, यह इटली देश का एक ऐसा व्यंजन है जो झटपट तैयार हो जाता है। मतलब जैसे आप कहते हैं फास्ट फूड, तो वो इटली का एक ऐसा व्यंजन है और नूडल्स की तरह होता है। आप नूडल्स खाते होंगे तो ये नूडल्स की तरह देखने में लगता है, लेकिन यह मूलतः इटली में इसको खाया जाता है। यात्रा के दौरान जाने अनजाने में लोग नई नई फसलों को, खाद्य पदार्थों का ज्ञान अन्य देशों तक पहुंचा दिया करते हैं। दुनिया के सभी देशों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले जो व्यंजन हैं शायद इसी प्रकार से एक देश से दूसरे देश तक पहुँचे होंगे। जैसे नूडल्स चीन से पश्चिमी देशों में पहुंचा और वहीं पर इससे क्या हुआ? स्पैघेटी का जन्म हुआ। तो स्पैघेटी का जन्म किससे हुआ? नूडल्स से हुआ। बच्चों, इसी प्रकार जो पास्ता है वो अरब देश से कहाँ पहुंचा? सिसिली। सिसिली क्या है? इटली का एक द्वीप है, तो वहाँ अरब से क्या पहुंचा? पास्ता पहुंचा। इसी प्रकार के व्यंजन भारत में भी पाए जाते हैं। अब आपके मन में होगा कि भारत में कौन से व्यंजन हैं? अरे भाई, बहुत से व्यंजन हैं। जैसे सत्तू हम लोग खाते हैं, पानी में घोर लीजिए और नमक डाल लीजिए या शक्कर डाल लीजिए और खा लीजिए, तो झटपट तैयार होने वाला व्यंजन है कि नहीं? बिल्कुल। इसका तात्पर्य है कि व्यक्तियों की यात्राओं के साथ साथ भोजन ने भी अपनी यात्रा की। ये देखिए चित्र है, ये पास्ता का चित्र है और पीछे हमने आपको स्पैघेटी का चित्र दिखाया था। क्या आज हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वह सब हमारे देश की देन है? ऐसा नहीं है बच्चों। सैकड़ों की संख्या में ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे देश में नहीं होते थे। शकरकंद, आलू, टमाटर, मिर्च, मक्का, मूंगफली आदि ऐसे सैकड़ों खाद्य पदार्थ हैं जो 500 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज उनके बारे में नहीं जानते थे। बच्चों, इन खाद्य पदार्थों को यूरोप और एशिया में पहुंचाने का श्रेय क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे व्यक्तियों को है। क्यों? इन्होंने ही सबसे पहले इन खाद्य पदार्थों को क्या किया? अमेरिका में जानकारी प्राप्त की। और अमेरिकी मूल के जो अमेरिकी भारतीय थे जिन्हें रेड इंडियंस कहते हैं, हाँ, जो मूल अमेरिकी हैं, वहाँ से जो है ये जो खाद्य पदार्थ हैं ये विश्व के अन्य क्षेत्रों में पहुँचे। यहाँ अमेरिका से तात्पर्य, एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि अमेरिका से तात्पर्य केवल उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका से नहीं है। अमेरिका से तात्पर्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और जो वहाँ पर देश हैं, टापू हैं छोटे छोटे से, उन सब को मिला करके जो कैरेबियन द्वीप कहा जाता है, सबको मिला करके अमेरिका के बारे में बताया गया है। जब किसी देश के लोग किसी नवीन फसल की जानकारी उन्हें होती है तो उनके जीवन में अत्यधिक परिवर्तन आ जाता है। हाँ, अभी आपको पता चल जाए कि नहीं, हमें पेपरमिंट की खेती से बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो आप पेपरमिंट बोते हैं कि नहीं?
तो इसी प्रकार से जब हमें किसी नई फसल की जानकारी मिलती है तो हम उससे अधिक लाभ कमाने की चाहत रखते हैं। उदाहरण, यूरोप में आलू की फसल आने के बाद, चूँकि आलू यूरोप में नहीं था, कहाँ से आया? अमेरिका से। तो आलू की फसल आने के बाद वहाँ के किसानों की जो जीवन स्तर है वो बिल्कुल बदल गया। बच्चों, भोजन में आलू के प्रयोग से वहाँ के लोगों का न केवल जीवन स्तर बदला, अपितु उनकी जो औसत उम्र थी वह भी बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब किसानों की आलू पर निर्भरता तो इस कदर हो गई थी कि जब आयरलैंड में एक बार 1840 के दशक में भयंकर बीमारी आई तो आलू की फसल नष्ट हो गई। बच्चों, उस आलू की फसल के नष्ट हो जाने से आयरलैंड में अकाल की स्थिति आई और महामारी फैली। लाखों की संख्या में वहाँ के किसान मृत्यु को प्राप्त हो गए और फसल नष्ट हो गई। लोग भुखमरी के कारण मरने लगे। अब आपसे हमारे दो प्रश्न हैं कि विभिन्न देशों के झटपट तैयार होने वाले कुछ व्यंजनों के नाम बताएं। आपको यह सोच के बताना है। कहीं पर पाव रोटी खाई जाती है, जैसे फ्रांस में मुख्य रूप से पाव रोटी खाया जाता था। कहीं पर लोग, जैसे देश में हमारे, कहीं सत्तू खाते हैं, कहीं हम लोग क्या खाते हैं? पोहा बना के खाते हैं गुजराती, कहीं डोसा खाते हैं। तो इस तरीके के जितने भी व्यंजन हैं आपको अपने मन से बना के लिखना है। जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी तक दुनिया सिकुड़ने लगी तो इसका तात्पर्य क्या है? हाँ बच्चों, 16वीं शताब्दी तक दुनिया सिकुड़ने लगी का तात्पर्य है कि जब लोगों ने यात्राएं शुरू कर दी, कोलंबस जैसे लोगों ने, वास्को डिगामा जैसे लोगों ने, तो जो पूरा विश्व है वो धीमे धीमे पास आने लगा और भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण होने लगा। तो वो आपस में जो आने लगे, लोग एक दूसरे को जानने लगे, क्योंकि पहले अछूते थे, एक दूसरे को कोई नहीं जानता था, तो इसलिए उसको कहा गया कि शायद दुनिया सिकुड़ने लगी। बच्चों, एक चित्र हमने आपके लिए बनाया है, आप देखिए। 1845 से 1849 के मध्य आयरलैंड में भीषण आलू का अकाल पड़ा, जिसके कारण लगभग 10 लाख लोग मौत के मुंह में समा गए। आप एक चित्र देखिए, एक आलू के खेत में एक बच्ची और एक जो है लड़का ये आलू बिन रहे हैं। क्या स्थिति रही होगी आप इस चित्र से समझ सकते हैं। इतनी निर्भरता थी इनकी आलू के ऊपर। विजय, बीमारी और व्यापार। अब हम लोग इस पर अध्ययन करेंगे। ये 3 शब्द हैं, विजय, बीमारी और व्यापार। बच्चों, 15वीं से 16वीं शताब्दी तक यूरोप ने समुद्री मार्ग से व्यापार करने के उद्देश्य से विश्व का प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। किससे? समुद्री मार्ग से। किसने? यूरोप ने। चूंकि यूरोप शक्तिशाली था, वास्तव में वो अपने लिए व्यापारिक साथी ढूंढ रहे थे। यूरोपीय जहाज़ों ने एशिया से लेकर अमेरिका महाद्वीप तक समुद्री व्यापारिक मार्गों को खोज निकाला। व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध, क्या समृद्ध? हिंद महासागर। इस मार्ग पर, हिंद महासागर का जो मार्ग था उस पर भारत एक प्रमुख केंद्र बिंदु था। तो ये किसने खोजा? यूरोपियों ने खोजा। आप इस चित्र को देखिए। वर्तमान में पेरू एवं मैक्सिको, हाँ पेरू और मैक्सिको, ये दोनों ऐसे देश हैं जहां सोने की खास करके अत्यधिक खानें प्राप्त हुई। तो बहुमूल्य धातुओं की जो खानें मिली, उसकी वजह से यूरोप में क्या हुआ कि यूरोप वासी उधर की ओर पलायन करने लगे और वहाँ से क्या मिला? सोना चांदी मिला, जिससे कि यूरोप की गरीबी दूर हो गई। तो ये क्या था? यह एक तरीके से खोज थी। तो बच्चों, यहाँ चित्र में देखिए आप कि ये आपका बना हुआ है मैक्सिको और ये है पेरू, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। ये देखिए पश्चिमी क्षेत्र का छोटा सा देश है पेरू। यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखिए कि पूरा यहाँ पर उपनिवेशवाद था। कैसे? जो गुलाबी कलर है वो किसके क्षेत्र में था? ये था अंग्रेज़ों के, उसमें जो ब्रिटेन के लोग थे उन्होंने गुलाबी क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था। आज इसे हम उत्तरी अमेरिका कहते हैं। ये है आपका कनाडा का क्षेत्र। उसके बाद देखिए डेनिस। डेनिस कौन से हैं? जो ये हल्का कलर है किनारे किनारे, आप देखिए ये हल्का ग्रीन, वो है डेनिस। और ये जो कलर है ये वाला, ये है डच, ये डच लोग हैं। हाँ, और इसके बाद देखिए फ्रांसीसी। फ्रांसीसी ये कलर, ये इनका फ्रांसीसियों का है, यहाँ इनका फ्रांसीसियों का कब्जा था। उसके बाद देखिए पुर्तगाली। ये जो दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील है आज की, इस पर कौन थे? पुर्तगालियों का कब्जा था आज की ब्राज़ील पर। और जो बिल्कुल हल्का जो है गुलाबी है, ये इधर कनाडा की तरफ, इसमें कौन है? रूस के लोग हैं। और स्पेनिश, स्पेनिश ये जो आज का जो न्यू स्पेन लिखा है, ये जो है स्पेन के अंतर्गत था। बच्चों, उस समय पुर्तगाल और स्पेन बहुत शक्तिशाली देश थे। उन्होंने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाना प्रारंभ कर दिया। यूरोपीय केवल
अपनी सेनाओं के दम पर ही नहीं जीतते थे, बल्कि उनके विजय के साथ कौन महत्वपूर्ण योगदान निभाता था? बीमारियाँ। जी हाँ, जैसे चेचक जैसे कीटाणु। तो यूरोपियों का ये अधिकार एक तरीके से उनका हथियार बन चुका था कि वो अपनी जब विजय ऐसे नहीं जीत पाते थे सेना के माध्यम से, तो बीमारियों के माध्यम से जीतते थे। अब आपको यह ताज्जुब होगा कि बीमारी से कैसे जीता जा सकता है। अवश्य आपको बताते हैं कि स्पेन की सेनाओं में तो जो न तो वो क्षमता थी और न उनके पास सेना थी, तो वो क्या करते थे? चेचक के कीटाणु अपने साथ ले जाते थे, अपने सैनिकों और अधिकारियों के साथ चेचक के कीटाणु ले जाते थे और उस बीमारी को ले जाकर के अमेरिका महाद्वीप में प्रस्थापित कर देते थे। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि अगर वो चेचक की बीमारी लेके जा रहे हैं तो वो कैसे बचते होंगे? बच्चों, आपको बता दें कि जो यूरोपीय थे इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़बरदस्त थी, उनका कुछ नहीं बिगड़ता था। लेकिन जिन लोगों ने कभी उस रोग को नहीं देखा, उस रोग के अंदर रोग से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, तो वो लाखों की संख्या में मृत्यु को प्राप्त करते थे। तो इसलिए यूरोपियनों के साथ उनकी सेनाओं से ज़्यादा चेचक जैसे जो कीटाणु थे वो ज़्यादा सहयोग अदा करते थे। हजारों वर्षों तक अमेरिका दुनिया से क्या रहा? अलग थलग रहा। अलग थलग रहने के कारण वहाँ पे क्या हुआ कि यूरोप से जाने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। एक तरीके से यह जैविक युद्ध होता था। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि जैविक युद्ध किसे कहते हैं? बिल्कुल, जब हम किसी जानी और सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत कोई रोग हम विश्व के किसी अन्य क्षेत्र में फैला दें, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? जैविक युद्ध कहा जाता है। जी हाँ, जो कि सेनाओं से नहीं लड़ा जाता, कीटाणुओं से, विषाणुओं से लड़ा जाता है। बच्चों, जैसे इस तरह के रोग कम समय में ही विश्व भर में फैल जाया करते हैं। 18वीं शताब्दी तक गरीबी, भूखमरी एवं धार्मिक टकरावों से तंग आकर यूरोपीय लोगों ने अमेरिका की ओर पलायन शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया? यूरोप की जनसंख्या बच्चों बढ़ रही थी, खाद्यान्न की जो है मांग बढ़ी, कृषि जो उत्पाद हैं पूरी तरह नष्ट होने लगे, तो भुखमरी के कारण लोगों ने क्या किया? पलायन शुरू कर दिया। पलायन किधर करने लगे? अमेरिका की तरफ करने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका को यूरोपीय बाजारों हेतु कपास एवं चीनी उत्पादन का केंद्र बना दिया गया और इस काम में मजदूरों के रूप में अफ्रीका से लाए गए दासों को झोंक दिया गया। बच्चों, आपको बता दें कि 18वीं सदी तक यूरोप में जो हमारे कंपनी और फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, ये बढ़ने लगे थे। अब इनके लिए कच्चा माल चाहिए। क्या है? कौन कौन सा? एक तो हमें चाहिए कपास और दूसरा खाद्यान्न, चीनी वगैरह। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? क्योंकि विश्व भर में इन्होंने अपनी खेती शुरू कर दी थी, उसके लिए मजदूर चाहिए। तो मजदूर कहाँ से लाते थे? अफ्रीका महाद्वीप से दासों को पकड़ लेते थे, गुलामों को खरीद लेते थे। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि उस समय व्यक्ति भी बिकते थे, मजदूर बिकते थे। ये देखिए, एक चित्र आपके लिए लगाया है जिसमें दासों को बड़े अच्छे कोट पैंट और टोपी लगा करके खड़ा कर दिया गया है ताकि ये अच्छी कीमत में बिकें। यह एक बाजार है, इधर महिलाएं देखो खड़ी हैं और इनको एक व्यापारी खरीद रहा है, एक धनाढ्य व्यक्ति खरीद रहा है इन दासों को। तो दास व्यापार उस समय होता था। बच्चों, 19वीं शताब्दी, अब हम लोग बात करेंगे 1815 से 1914 के मध्य के विश्व की बात करेंगे। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी कारकों से यह सदी संपूर्ण विश्व में परिवर्तनकारी सिद्ध हुई। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रवाह बताए गए हैं। कौन कौन से? वस्तु प्रवाह, जिसमें कपड़ा और गेहूं प्रमुख रूप से जाया करता था। श्रम प्रवाह, रोजगार की तलाश में एक देश से दूसरे देश को जाना। पूंजी प्रवाह, पूंजी प्रवाह क्या होता है? अल्प या दीर्घ अवधि के लिए पूंजी को लगाना, जैसे एक देश से दूसरे देश में जाकर के अपनी पूंजी को स्थापित करना, लघु समय के लिए या दीर्घ समय के लिए। बच्चों, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक चीन और भारत दुनिया के सबसे धनी देश माने जाते थे। जी हाँ, एशियाई व्यापार में इन्हीं दोनों का दबदबा था। 19वीं सदी में यूरोप विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। भाई, कैसे बन गया? पहले तो अमेरिका और चीन थे, ये भारत और चीन थे, बाद में यूरोपीय देशों का दबदबा बन गया। तो यह कैसे हुआ, आइए हम लोग जानें। वैश्वीकरण एवं औद्योगिकरण दोनों ने मिलकर हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। वैश्वीकरण हम समझ चुके हैं, औद्योगिकरण क्या होता है अभी हम लोग इसको समझ लेते हैं कि औद्योगिकरण क्या होता है। औद्योगिकरण एक ऐसी सामाजिक
आर्थिक प्रक्रिया का नाम है जिसमें छोटे छोटे कारखानों का स्थान बड़े बड़े उद्योग और फैक्ट्रियां ले लिया करते हैं, जहां पर उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में, कम समय में और कम लागत में होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? औद्योगिकरण। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ब्रिटेन की जो आबादी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, अतः भोजन की मांग भी बढ़ी। जब जनसंख्या बढ़ेगी बच्चों तो मांग भी भोजन की बढ़ेगी, तो भोजन की मांग बढ़ी। जैसे जैसे शहरीकरण और उद्योग बढ़े वैसे वैसे कृषि उत्पादों की मांग बढ़ी। जब शहरीकरण बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे तो कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी। जब कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने लगी तो कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। जिस चीज़ की मांग बढ़ेगी उसकी कमी पड़ जाएगी और वो महंगे होने लगते हैं। एक और उत्पादन घट रहा था, कहाँ? आपके यूरोप में। एक तो उत्पादन घट रहा था, दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में कार्न लॉ लागू कर दिया। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि कार्न लॉ क्या था? जी हाँ, कार्न लॉ एक कानून था जब लंदन में खाद्य उत्पादों की बेहद कमी होने लगी। अभी हमने बताया कि लंदन में जनसंख्या बढ़ रही थी, खाद्य उत्पादों की कमी हो गई, तो लंदन में जब खाद्य उत्पादों की बेहद कमी हो गई तो मक्के का आयात किया जाता था। कहाँ से? अमेरिका से। तो मक्के के आयात को जो है कार्न लॉ नामक कानून को लगाकर आयात को बंद कर दिया गया। इसका प्रबल विरोध हुआ और जब विरोध हुआ तो अंततः वहाँ की जो सरकार है उसको झुकना पड़ा और उसने कार्न लॉ कानून को निरस्त कर दिया। तो बच्चों, इस कानून के निरस्त होते ही आयात बढ़ने लगा। और आयात कहाँ? ब्रिटेन में। और आयात बढ़ने से क्या हुआ? उत्पादन कम होने लगा। जब कोई वस्तु हमारे यहाँ आयातित की जाती है और वह सस्ती होती है तो हम क्या करते हैं कि सस्ती वस्तु को लेने लगते हैं और अपने हमारे यहाँ क्या होता है? उत्पादन कम होने लगता है। तो उत्पादन कम होने से क्या हुआ? उत्पाद सस्ते होने लगे, अतः किसानों की बर्बादी शुरू हो गई। आप देखिए कि किस तरीके से एक क्रम बना हुआ है और विशाल भूभाग पर कृषि कार्य बंद हो गया। जब किसानों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, उत्पादन घट रहा था, उनके मूल्य ज़्यादा हो रहे थे, आयातित वस्तुएं सस्ती थीं, तो उन्होंने क्या किया कि कृषि कार्य बंद कर दिया। इससे क्या हुआ? गांव के गांव नष्ट होने लगे। अत्यधिक बेरोजगारी के कारण लोगों ने दूसरे देशों की ओर पलायन शुरू कर दिया। पलायन क्या होता है बच्चों? एक देश से दूसरे देश की ओर जाना। 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन में औद्योगिक प्रगति के कारण लोगों की आय में वृद्धि होने लगी। औद्योगिक जब प्रगति हुई तो लोगों की आय में बढ़ोतरी होने लगी और उनकी जो ज़रूरतें हैं फिर वो भी बढ़ने लगी। आपको मालूम होगा जब हमारे आपके पास पैसा बढ़ता है तो हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं। खाद्य पदार्थों का आयात और अधिक मात्रा में होने लगा। पहले जो आयात होता था उससे अधिक होने लगा। रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि विश्व के हर हिस्से में ब्रिटेन की आवश्यकता पूर्ति हेतु क्या हुआ? केवल कृषि कार्यों को नहीं किया जाने लगा बल्कि उत्पादन को खेतिहर क्षेत्रों तक और खेतिहर क्षेत्रों से गोदी तक पहुंचाने के लिए रेल परिवहन का जाल बिछा दिया गया। क्योंकि जो गोदी है, बंदरगाह, समुद्र तटीय, वहाँ तक माल कैसे पहुँचे उसके लिए क्या हुआ? रेल का आवागमन शुरू कर दिया गया। अधिक मात्रा में माल ढुलाई हेतु नवीन गोदियों का निर्माण किया गया और पुरानी गोदियों को बड़ा किया जाने लगा। आपको बताया हमने, ये गोदी किसको कहते हैं? ये कहते हैं बंदरगाह को, जहाँ पर बड़े बड़े समुद्री जहाज आकर के रुकते हैं। और ये देखिए, अगला प्रश्न यही है कि आपके मन में होगा कि गोदी किसे कहते हैं? गोदी वह स्थान होता है जहाँ समुद्री जहाज आकर रुकते हैं और वहाँ सामान को लादते और उतारते हैं। इसे बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। श्रम प्रवाह क्या होता है बच्चों? श्रम प्रवाह जब पूरी दुनिया में ज़मीनों को साफ करके कृषि कार्य योग्य बनाने के लिए उसको जब शुरुआत की जाती है, खेती के प्रयोग में लाया जाता है, तो पूंजी एवं श्रम की आवश्यकता होती है। और क्योंकि श्रमिकों को बसाने हेतु, उनके आवास को बनाने हेतु, उनकी बस्तियों को बनाने हेतु हमें क्या होता है? धन की आवश्यकता होती है। अतः अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर मजदूरों को बसाया जाने लगा और इसी को श्रम प्रवाह कहा गया। बच्चों, श्रम विस्थापन किसे कहते हैं? अब आपको जानकारी होगी, अभी श्रम प्रवाह पढ़ा, अब श्रम विस्थापन। जब लोग बेहतर जीवन स्तर की चाह में अपना मूल स्थान छोड़कर
अथवा अन्यत्र जाकर कार्य करने लगें तो इसे श्रम विस्थापन कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में ऐसा ही हुआ जब विश्व भर में लगभग 15 करोड़ लोग विस्थापित हुए। एक चित्र देखिए, एक जहाज़ खड़ा हुआ है पानी का और बहुत सारे लोग अपने इंतजार में बैठे हैं जहाज़ पर चढ़ने के लिए। यह श्रम विस्थापन का ही एक चित्र है जो हमने आपके समक्ष इसमें रखा है। बच्चों, एक प्रश्न आपसे हमारा है कि मान लीजिए आप आयरलैंड से अमेरिका आए हुए एक विस्थापित कृषि मजदूर हैं, तो बताइए आपने विस्थापन का निर्णय क्यों लिया और अब आप अपनी रोजी रोटी के लिए क्या कर रहे हैं। बच्चों, कोई भी विस्थापन अपने मन से नहीं करता, खुशी में नहीं करता। जब व्यक्ति अपना मूल निवास छोड़कर कहीं अन्यत्र जाता है तो आप समझिए अपनी मजबूरी में जाता है, क्योंकि वो गरीब होता है, खाने की समस्या होती है, पहनने के कपड़े नहीं होते, इसलिए वो अन्य देश जाता है और जब वहाँ जाता है तो मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण करता है। बच्चों, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था क्या थी? 1890 ईस्वी तक श्रम विस्थापन, पूंजी प्रवाह और तकनीकी बदलाव, इन 3 कारणों से भोजन किसी आसपास के गांव से नहीं आता था, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर से भोजन आने लगा था। अब कृषि कार्य न केवल किसान करते थे, बल्कि दूसरे देशों से आए हुए जो औद्योगिक श्रमिक थे वह भी इन कार्यों में लगा दिए गए थे, क्योंकि इन्हें मजदूरी कम देनी पड़ती थी। क्योंकि जब दूसरे देश से श्रमिक आते थे तो उनसे जो है मजदूरी कम दी जाती थी और अधिक कार्य लिया जाता था। भोजन ही नहीं बल्कि कपास एवं रबड़ की भी पूरी दुनिया में खेती प्रारंभ हो चुकी थी, ताकि ब्रिटेन की जो मिलें थीं उनकी मांग को पूरा किया जा सके। अब मिलें तो बन गई ब्रिटेन में, औद्योगिक क्रांति हो गई, लेकिन कच्चा माल तो चाहिए। 1820 से 1914 तक विश्व व्यापार में 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। कुछ इसी प्रकार के कार्य अपने यहाँ भारत में पंजाब में भी हुए, जहाँ अंग्रेजी सरकार ने परती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया और गेहूं और कपास निर्यात किया जाने लगा। यहाँ पर बाहर से आए हुए लोगों को बसाया गया और उनके लिए नहर कॉलोनी, केनाल कॉलोनी स्थापित की गई। 19वीं सदी में हुए इन बदलावों में सर्वाधिक भूमिका तकनीकी कारणों की थी, जैसे रेलवे का जाल बिछना, भाप के जहाज़ों का इस्तेमाल होना, टेलीग्राफ एवं जलपोत निर्माण आदि से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। सभी क्षेत्रों में, न केवल आर्थिक, सामाजिक बल्कि राजनीतिक सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। पानी के जहाज़ों में शीतलक, बच्चों एक प्रश्न है कि क्यों लगाया गया शीतलक, मतलब रेफ्रिजरेटर। ये देखिए पानी का जहाज़ है, इसमें शीतलक लगाया गया। क्यों? सब पहले क्या होता था बच्चों, अमेरिका वगैरह में पशु पूरे ले करके और उन्हें यूरोप के बाज़ारों में भेजा जाता था, वहीं काटे जाते थे। लेकिन अब वो महंगा काम था। अब क्या होने लगा कि जगह जगह पशुओं को काट कर उनके मांस को इकट्ठा करके उसे मसालों में लपेट कर और उसे भेजा जाने लगा, तो स्थान भी कम घेरता था और कम समय में वो आराम से पहुंच जाता था। तो इसलिए फ्रिज वगैरह की व्यवस्था इसमें जहाज़ों में कर दी गई। बच्चों, अब हमारा आपसे यह प्रश्न है कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। आधुनिक युग से पूर्व विश्व की स्थिति क्या थी, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप में एवं सामाजिक रूप में क्या परिस्थिति थी, उसको हम लोगों ने पढ़ा। रेशम मार्ग का ऐतिहासिक महत्व हमने समझा। दुनिया के विभिन्न देशों में उनके हुए मार्गों की खोज हमने की। भोजन अथवा खाद्य सामग्री ने कैसे यात्रा की एक स्थान से दूसरे स्थान की, वह भी हमने पढ़ा। विजय, बीमारी और व्यापार क्या होता है, यह भी हमने देखा कि कैसे लोग जो है यूरोपीय लोग बीमारियों का प्रयोग भी अपनी विजय में करते थे। 19वीं सदी में विश्व अर्थव्यवस्था का उदय एवं तकनीकी का क्या महत्व हुआ, उसे भी हमने पढ़ा। बच्चों, आज का जो गृह कार्य है आपके लिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के समय विदेशी व्यापार कौन कौन से मार्गों से होता था, आपको इसको लिखना है। ऐसे खाद्य पदार्थों की सूची बनाना जो हमारे देश में बाहर से आए हैं। अंग्रेज लोग बीमारियों को किस हथियार के रूप में प्रयोग करते थे, आपको इसको लिखना है। वस्तु प्रवाह, श्रम प्रवाह एवं पूंजी प्रवाह क्या है, इसे आपको समझाना है। बच्चों, ऑनलाइन अभ्यास के लिए हमारे इसी अध्ययन को आप चाहें तो दीक्षा ऐप पर जाकर के देख सकते हैं, या उत्तर प्रदेश सरकार का जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसके YouTube लिंक पर जाकर भी आप इस अध्ययन को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आज हमें उम्मीद है कि आज हम लोग ने इस प्रथम भाग में बहुत कुछ सीखा है। इसके अग्रिम भाग की जानकारी लेकर के हम आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे। इसके साथ ही मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।